Assalamualaikum, this is मारूफ खान. वेलकम बैक टू another वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बुक के एक्सरसाइज के MCQ सॉल्व करेंगे. ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थी बट उसमें प्रॉब्लम थी कैमरे की, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट वंस अगेन. MCQ नंबर 1 है, बोहर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज. तो बोहर्स थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल उन स्पीशी पे होती है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है. आप हाइड्रोजन को देख लें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 होता है. यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है. हीलियम होता है 4 और 2. यहाँ पे 2 और +1 है, इसका ही मतलब है कि 2 से आप -1 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा -1, इस पे भी एप्लीकेबल है. एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन. वैसे हम ये करते हैं कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ही होता है बट इलेक्ट्रॉन को भी हम इसी में देखते हैं. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी होगी तब आपको पता होगा. अब है लिथियम, तो लिथियम होता है 7 और एटॉमिक नंबर होता है 3. 3 से आप 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा. ये भी एप्लीकेबल है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन +1, तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 और 1 है, 1 से -1 कर देंगे क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि कैटाइन है और कैटाइन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को. यहाँ पे जब ये लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 0. सो बोहर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है H+ के, बस इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है. MCQ नंबर 2 है, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉट S. तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो P है ये S-P-D-F होते हैं ऑर्बिटल्स और सबशेल, और जो K से क्वीन तक होते हैं, लाइक किंग से क्वीन तक हम बोलते हैं KLMNOPQ, ये होते हैं शेल ऑर्बिट्स. तो यहाँ पे ना P है, P और सब शेल है, ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है PX PY PZ में. तो हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्बिटल्स में इसकी डिवीजन हो जाती है, ये कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि इनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, इसका ही मतलब है कि हुन्स रूल नहीं कहा था. हुन्स रूल ने अरेंजमेंट दी थी इलेक्ट्रॉन की और ये इसलिए अप्लाई होता है कि प्रिडिक्ट कर सके वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंसी देती है एलिमेंट की. हम ये कहते हैं कि ये जो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ये होते हैं क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होते हैं नेगेटिव. केमिस्ट्री में नेगेटिव होते हैं और जबकि फिजिक्स में इसका अपोजिट होता है. फिजिक्स में क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है. केमिस्ट्री की अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो ये है क्लॉकवाइज, और इन्होंने हुन्स रूल ने कहा था कि अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज, जैसे हम सबको PZ PX PY PZ ये है ऑर्बिटल्स और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्लॉकवाइज में, पहले क्लॉकवाइज देते हैं. तो ये हुन्स रूल ने कहा था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है क्लॉकवाइज में एज कम्पेयर टू एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यूँ होते हैं. तो ये हुन्स रूल आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुन्स रूल में ऐसी थी. उन्होंने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अप्लाई प्रिडिक्ट करने के लिए, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए अप्लाई किया था ये, और मोर स्टेबिलिटी बताई थी कि किस में ज़्यादा होती है. और डिवीजन ये हो रही होती है हमेशा सब शेल की ऑर्बिटल्स में, PX PY PZ होता है और DX DX स्क्वायर DYX ये होते हैं D के. ये थी. MCQ नंबर 3 है, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल R. सो ये याद रखिएगा कि 3s, ये 3 है N और L होता है 0, लाइक S होता है हमेशा 0 और P होता है 1, F होता है 3 और D होता है 2. तो ये जो S-P-D-F है ना, ये L है, ये L होता है शेप और N होता है हमेशा साइज. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है N, जबकि L है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये L से डिनोट होता है और ये आपको शेप देता है, जबकि N होता है साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज होता है. सो यहाँ पे जो आपको क्वांटम नंबर बतानी है, वैल्यूज़ बतानी है, वो N और L की बतानी है, शेप बतानी है और साइज़ बतानी है. तो ये N हो गया 3 और S दिया हुआ है. S का जो साइज़ होता है, मतलब जो शेप होती है, L होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 0 होता है. MCQ नंबर 4 है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is. सो रेडियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम. ये याद रखिएगा कि रेडियस का फॉर्मूला होता है, आपका अगर 2 में निकालने का बोलते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे. तो रेडियस का जो 2 का 2 3 4 जितने भी ज़्यादा ऑर्बिट का आपको रेडियस निकालना है तो आप ये करेंगे कि 2 2 ज़ा 4 और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.53 से, 3 3 ज़ा 9, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.53 से. तो ये ऐसे रेडियस निकलता है सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का. ये आ जाएगा आंसर. यहाँ पे भी आप 1 लिखें तो 1 का 1 स्क्वायर 1 ही होता है और 0.53 आ जाएगा. तो ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.539 एंगस्ट्रॉम. ये 2 9 है और आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आ जाएगा.
MCQ नंबर 5 है लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सो लाइन स्पेक्ट्रम यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्पेक्ट्रम होता है कोई भी बैंड होती है, सीरीज होती है रेडिएशंस की इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो जब भी लाइट रिजॉल्व होती है इसमें तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कुछ रेडिएशंस को, और हम ये इसको कहते हैं कि बैंड ऑफ सीरीज ऑफ रेडिएशंस है, इसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। ये कॉन्टिन्यूस भी होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है। यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है कि इसके पास ना डार्क और ब्राइट स्पेसेस होती हैं बिटवीन द क्लियर कट बाउंड्री। लाइक हम ये कहते हैं कि इनके पास कलर बैंड्स में कुछ ना कुछ एक क्लियर कट बाउंड्री होती है जिसकी वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको आंखों से देख सकते हैं। जबकि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि क्लियर बाउंड्री आपको नहीं दिखती, जैसे रेनबो में आपको क्लियर बाउंड्री दिख रही होती है कलर्स में, तो ये होती है कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम के। लाइन स्पेक्ट्रम में डार्क और ब्राइट स्पेसेस के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होती है, इससे आप देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और ये मतलब ना डेफिनाइट वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती हैं। इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है और लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम तो ये यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना वो कंसिस्ट करते हैं सीरीज ऑफ डार्क लाइंस ब्राइट बैकग्राउंड पे, जबकि फिंगरप्रिंट के तौर पे हम इसीलिए इसको यूज करते हैं। जबकि जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होती है वो प्रोड्यूस करते हैं ब्राइट लाइन और डार्क स्पेसेस पे, लाइक ब्लैक कलर पे आपके पास ना ब्राइट लाइंस होंगी। तो ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम की ये बैंड और सीरीज है रेडिएशंस की। नंबर 6 है 1935-80 जेम्स चैडविक वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज। सो चैडविक को नोबेल प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन तो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सारे ऑब्वो है और पॉली है, हुन्स रूल है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं। जबकि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर्स थ्योरी थी। MCQ नंबर 7 है व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 2। तो ये आपको याद होना चाहिए, वरना आप एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, उससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं 1s 2s। ये होता है कि यहाँ पे 4d के बाद 5p में एंटर होता है इलेक्ट्रॉन। ये पूरा अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग अप इसको कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं प्रोग्रेसिवली वेरियस सबशेल्स में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी हो रही होती है। 1s होता है 2s पे 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d, 4p 5s, फिर 4d होता है, 5p होता है, फिर 6x होता है, और ऐसे ही ये चल रहा होता है। याद होना चाहिए, आप टेक्निक भी याद कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 5p। MCQ नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर मतलब यहाँ इसका ये मतलब है कि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम, सोडियम का 11 होता है, और 11 से -1 करेंगे तो 10 होगा। ये 10 आ गया, इसके पास एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। नियॉन के पास भी 20 और 10 होता है, तो यहाँ भी इसका इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटॉमिक नंबर है वो 10 है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेयर ही है। Na+ और F- है, 23 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। 11 - 1 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन 19 होता है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 माइनस आ रहा है। माइनस साइन जब आता है जब कोई भी एटम एलिमेंट अपने पास किसी इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर में +1 करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर सेम है इसका भी। Na+ और Mg+2 है। सोडियम 23 होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 - 1 करेंगे आ जाएगा 10। मैग्नीशियम 24 होता है, और ये 10 यहाँ 12 होता है। 12 - 2 करेंगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक पेयर, लाइक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। जबकि सोडियम होता है 23 और एटॉमिक नंबर 11 होता है, और कैल्शियम होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 20। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है, एक के पास 11 है और एक के पास 20 है। MCQ नंबर 9 है बेलमर सीरीज अपीयर्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट हाई एनर्जी ऑर्बिट टू। सो बेलमर सीरीज 2 होती है, लेमन, बेलमर, पेस्टिन, ब्रैकेट, पफिन। सो ये है सेकेंड ऑर्बिट में। बेलमर सीरीज हमेशा सेकेंड ऑर्बिट में होती है, जबकि लेमन फर्स्ट होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे BA होगा। आप ऐसे याद कर लिएगा, लेमन होती है, फिर बेलमर होती है, फिर पेस्टिन होती है, फिर ब्रैकेट होती है, फिर पफिन होती है। सो ये आप याद कर लिएगा, इससे आपको आसानी होगी। अब लास्ट MCQ है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर विच L = 0। सो L = 0 का मतलब है कि इसका शेप 0 है, और ये शेप होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। स्फेरिकल होता है, S का जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। S एज़िमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि डबल डम्बेल डी होता है, इसका जो शेप होता है, ये जिमेंटल क्वांटम नंबर एल होता है, वो 2 होता है। डम्बेल बी का होता है, इसका 1 होता है। जबकि कॉम्प्लिकेटेड एफ है और एफ शेप होती है वो होती है L इज इक्वल टू 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो आई होप समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।